गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वापस विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस फर्स्ट का लेसन नंबर 3 धारा विद्युत। धारा विद्युत बच्चों ऐसा लेसन है जो हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है, और अगर हम किसी औद्योगिक क्षेत्र में भी निकले तो वहाँ हमको इस लेसन की जानकारी अति आवश्यक है। आपको पता है विद्युत धारा हमारे दैनिक जीवन की हर बातों पे निर्भर ही करता है। जैसे विद्युत ना होने पे हमको असुविधा होती है, कहाँ पे, अस्पताल में, बैंक में, कार्यालय में, घर में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर विद्युत नहीं है तो आप लोगों ने सुना है इन्वर्टर है, जनरेटर है, ऐसी हम व्यवस्था करते हैं। विद्युत से बनने वाली विद्युत भट्टी, विद्युत मोटर को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण आदि सब में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? विद्युत, लाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये विद्युत का निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे है? जैसे फ्रिज, विद्युत ओवन, मिक्सर, पंखा, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, सब ऐसे हमारे साधन हैं। मतलब ये साधन ऐसे हैं जो हमको काम करने के लिए आवश्यक है, और हमारी शक्ति, श्रम हमको कम लगता है उसमें, और समय की बचत होती है। लेकिन इस उपकरण को चलाने के लिए विद्युत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हमको सिर्फ विद्युत या लाइट से ही जलाना पड़ेगा। सिर्फ हमको ही विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों की भी को विद्युत की आवश्यकता होती है। जैसे इल नाम की एक मछली है जो अपने भक्ष्य को, मतलब अपने शिकार को जो वो खाती है, उसको पकड़ने के लिए और खुद का संरक्षण करने के लिए उसको विद्युत का उपयोग करना पड़ता है। कड़कड़ाहट से गरजने वाली बिजली, जो बादल से देखिए आवाज़ आती है जब बारिश होती है कड़कड़ाहट की, उस समय जो विद्युत बिजली गिरती है वो प्राकृतिक विद्युत प्रवाह का एक उत्पन्न, मतलब उसमें बिजली है, ऐसा आपको प्राकृतिक ने बताया है, नेचर ने बताया कि यहाँ विद्युत है। इस विद्युत को हम संग्रहित कर सकते हो तो क्या होगा? जैसे अगर हम इनको इकट्ठा करें तो क्या होगा? आपने देखा है बहुत प्रकार के जलप्रपात, सुना भी होगा कि पानी से लाइट बनती है, विद्युत बनती है। ऐसे ही हम लोग कहीं पानी गिरता हुआ देखते हैं, डैम के पास बिजली का निर्माण होता है। ये सब कैसे होता है? विद्युत निर्मिती के लिए बांध का पानी ऊंचे स्तर से छोड़ा जाता है। जो बांध के पानी को इकट्ठा करते हैं, जब ऊंचे स्तर से छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वो नीचे गिरता है तो दोनों बिंदुओं के बीच जो है, वो एक ऊपर बिंदु है, एक नीचे, ऊपर से गिराया जा रहा है, नीचे आ रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच पानी के प्रवाह की दिशा उन बिंदुओं के स्तर पर निर्भर करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा है। चित्र में 4 फ्लास्क हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। एक को चिमटे से रोका गया है, दूसरे को नहीं रोका गया है। अब पहला क्या है कि चिमटा निकालने पे क्या होगा? चिमटा निकालने पे अगर पहले वाले में चिमटा निकाल देंगे तो जो अधिक स्तर का पानी है, जैसे खोलेंगे वो दूसरे वाले बॉटल में भर जाएगा। दूसरा है, अगर पानी का प्रवाह बंद कर देंगे तो क्या होगा? दोनों बॉटल में पानी का स्तर समान हो जाएगा जब तक वो बराबर नहीं होगा। पानी का प्रवाह अधिक समय तक शुरू रखने के लिए आप क्या करेंगे? चिमटा थोड़ा ढीला कर देंगे और ट्यूब के व्यास आगे भाग तक चिमटा लगा देंगे। अब यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हमको दिख रही है? पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर होता है। उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। जो यहाँ विद्युत स्तर है उसको क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहते हैं। धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव
वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। मतलब जो धनात्मक है उसमें अगर विद्युत है तो जहाँ पे कम विद्युत है वहाँ की ओर वो आकर्षित होते हैं। जैसे अभी आपको पानी का एग्जाम्पल बताया, पानी इसमें ज़्यादा है लेकिन हमने चिमटे से क्या किया था, पानी रोका था। जैसे चिमटा खोल दिया तैसे वो क्या हुआ, कम पानी वाले बॉटल में तुरंत चला गया। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से, मतलब जिसमें अधिक विभव वाले वो बिंदु से कम की ओर जाने के लिए अग्रसर रहते, हमेशा जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉन जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। जैसे आकाश में जब चमकने वाली बिजली भी कम विभव वाले बादल से अधिक विभव वाली जमीन तक आने के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करता है। विद्युत विभव की परिभाषा अब हम पढ़ेंगे। विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। मतलब एक प्लस विभव एक माइनस, दोनों विभव के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब विद्युत सेल का विभवांतर क्या है, कोई भी विद्युत सेल धनाग और ऋणाग्र के विद्युत विभव के अंतर को ही विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा कुल आवेश। अब विभवांतर को क्या कहते हैं, वो V से इसको प्रदर्शित करते हैं और W कार्य हुआ और Q इसका आवेश हुआ और इसकी इकाई होती है वोल्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे एक वैज्ञानिक का परिचय दिया है जिन्होंने विद्युत सेल बनाया है। अलेक्जेंडर वोल्टन ने सर्वप्रथम विद्युत सेल बनाया है। इन्हीं के नाम पे इसकी इकाई, विभवांतर की इकाई वोल्ट रखा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण परमाणु के केंद्र से क्षीण बल से आबद्ध होते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तार में कैसे प्रवाहित होती है विद्युत धारा, एक आपको तार अगर आप लेते हो तो तार में एक प्लस छोर होता है, दूसरा माइनस छोर होता है। तो इसमें जब धारा प्रवाहित करनी रहती है तो प्लस छोर से जाने वाली विद्युत धारा माइनस की तरफ जाती है, फिर माइनस से प्लस जाती है। ऐसे करने पे इन लोगों का क्या कहता है, कार्य चलता रहता है, धारा हमेशा प्रवाहित होती रहती है, चलती रहती है। विद्युत चालक तार विद्युत शेल से जोड़ी नहीं गई है जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं के बीच सभी दिशा में मुक्त होकर गति करते हैं। परंतु जब तार के सिरे पर शुष्क सेल जैसे विद्युत स्रोत जोड़े जाते हैं तब तार के इलेक्ट्रॉन के विभवांतर के कारण विद्युत बल कार्य करता है। जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से धन की ओर प्रवाहित होते हैं, मतलब चलते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के कारण विद्युत धारा बहने लगती है। इलेक्ट्रॉन की यह गति अनियमित औसत चाल द्वारा चलती रहती है। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन चालक में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा को हम विद्युत धारा कहते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T और इसका मात्रक होता है एम्पियर। जो एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक के नाम पे इनका मात्रक एम्पियर रखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोधकता और ओहम का नियम। ओहम का नियम क्या कहता है, चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस चालक के दोनों सिरे विभवांतर V में संबंध के आधार पर जो नियम बनता है उसको ओहम का नियम कहते हैं। क्या है, भौतिक अवस्था में अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसा I समानुपाती V, जहाँ पे
समानुपाती का चिन्ह को हटा के k नामक स्थिरांक रखा गया है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, फिर हमारा नया सूत्र मिलता है I इंटू आर बराबर V। अब हमको R बराबर क्या हो गया, V अपॉन I, यही है ओहम का नियम। और ओहम के नियम की इकाई ओहम चिन्ह देखिए आपको एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है। चालक में प्रतिरोध मतलब रुकावट। कोई भी चालक में विद्युत धारा बह रही है, अगर आपके घर में लाइट जल रही है, स्विच बंद कर दो तो प्रतिरोध आ गया, लाइट चलेगी क्या, करंट चलेगा, पंखा चलेगा, नहीं। तो हमारा जब विद्युत धारा बहती है तो उसमें लगने वाला जो रुकावट है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोधकता भी ज़रूरी है, अगर कंटिन्यू धारा बहे तो खतरा है हमको, इसीलिए प्रतिरोधकता हम विद्युत चालक में लगाते हैं। क्या है प्रतिरोधकता, विशिष्ट तापमान पे चालक R का सुचालक द्रव्य चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भर होता है। यहाँ पे R बराबर क्या है, P एक इसका स्थिरांक है और L अपॉन A है। अब यही ओहम मीटर इसका क्या है, इसकी इकाई है। हमारा यहाँ पे प्रतिरोधकता का सूत्र R बराबर 5L अपॉन A, जहाँ पे P क्या है, एक स्थिरांक है। विद्युत परिपथ, अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे, विद्युत परिपथ होता क्या है। आपको यहाँ एक विद्युत परिपथ का चित्र दिख रहा है जिसमें सुचालक तार से विद्युत सेल जोड़ा गया है, प्लस माइनस सेल को जोड़ा गया है और ऊपर वोल्ट मीटर लगाया है कि लाइट कितने, मतलब हम अगर बाइक चलाते हैं, बाइक कितना मीटर प्रति सेकंड से चलाते हैं हमको कैसे पता लगता है। आप कार चलाते हो कैसे पता लगता है, क्योंकि उसमें चाल को नापने के लिए एक मात्रक मतलब एक मीटर लगा रहता है, उसको देख के आप बताते हो कि 30 उस पे चल रही है गाड़ी आपकी, 40 पे चल रही है, 50 पे चल रही है, ऐसा करके। ऐसे ही लाइट करंट कितना मतलब वोल्ट मीटर से प्रवाहित हो रही है, इसको नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगता है। तो हमको पता लगता है हमारी जो विद्युत है वो उसका प्रवाह कितना तेज है या कम है। अभी विद्युत परिपथ क्या हो गया, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हैं। देखिए क्या दिया है, पहला एक सेल दिया है, सेल से बल्ब को जोड़ा गया है, लेकिन सेल में एक सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है, दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। अगर हम इसमें दोनों सिरे से कोई तार जोड़ते हैं, 2 तार जोड़ते हैं और बल्ब को अगर हम करंट देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है उसका एक सिरा क्या है, प्लस है और दूसरा सिरा माइनस है। उसमें जब हम तार जोड़ दिए तो उसको हमने एक परिपथ दे दिया, परिपथ देने के कारण उसमें क्या हो गया, वो बल्ब जलने लगा, करंट आने लगा। ऐसे ही है विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर और प्रतिरोधकता के दोनों सिरों के विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर इस यंत्र का उपयोग किया गया है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक ज़्यादा होने के कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अति सूक्ष्म होती है। यहाँ पे आपको विद्युत परिपथ दिखाया है। लाइट तभी जलेगी जब दोनों सिरा तार का सेल में जुड़ा होगा, तभी लाइट जलेगी। अगर दोनों सिरा तार का अगर सेल में नहीं जुड़ा होगा तो वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं जलेगी, क्योंकि विद्युत परिपथ नहीं बनने वाला है। यहाँ पे विद्युत परिपथ के विभिन्न प्रकार के घटक और उसका उपयोग दिखाया गया है, बताया गया है। आगे है विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होता है। विद्युत चालक क्या होता है, जिसमें हम सभी पदार्थों को विद्युत चालक या विद्युत रोधी में कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं वो देखेंगे। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं और इसमें सरलतापूर्वक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने घर में लाइट का कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपको एक लोहे की टेबल दे दी जाए, एक लकड़ी की टेबल दे दी जाए, तो आप क्या कहोगे कि मैं लकड़ी की टेबल पे चढ़ के ही काम करूँगा। क्यों, क्योंकि इसका ये कारण है
लकड़ी की जो टेबल है वो विद्युत रोधी है, मतलब उसमें करंट प्रवाहित नहीं हो सकती, जबकि वही लोहे की जो टेबल है वो विद्युत चालक है, उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, लाइट आ सकती है, इसीलिए हम लोग लोहे का उपयोग नहीं करते हैं। तो अभी आपको यहाँ से अगर आप दिमाग लगाओगे तो विद्युत चालक और विद्युत रोधी आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे विद्युत का करंट उतर सकता है वो क्या है, चालक है, और जहाँ विद्युत का कोई करंट नहीं आ सकता वो रोधी है। विद्युत को रोकने वाली, लाइट को रोकने वाले को विद्युत रोधी कहते हैं और उसमें प्रवाहित होने वाले को चालक कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। पहला मैंने आपको बताया विद्युत चालक का उदाहरण है एक लोहा, पानी विद्युत रोधी का उदाहरण है लकड़ी, प्लास्टिक। अब आगे है ओहम के नियम का सत्यापन किया गया है। यहाँ पे आपको वोल्टमीटर लगा के करंट से विभिन्न प्रकार के सेल से जोड़ने के बाद एक्सपेरिमेंट करके आपको पता लगेगा, ओहम के नियम का सत्यापन होगा। ये प्रैक्टिकल है एक तरह का, जो आप क्लास 9th में पढ़ोगे कि ओहम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। अब इस पे आधारित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आप देखोगे आगे। अब इसके बाद है प्रतिरोधकता का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध। पहला एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, श्रेणी मतलब एक पंक्ति के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी पंक्ति क्या हो गई, श्रेणी क्रम हो गई। और समांतर क्रम कैसे हो गई, श्रेणी क्रम क्या हो गई, एक R1 के बाद तुरंत R2 लगा दो, तुरंत उसके बाद R3 लगा दो, तुरंत R4 लगा दो, ऐसा क्या हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। समांतर क्रम क्या हुआ, आपने समांतर त्रिभुज, समांतर लाइन खींची है, पहले एक लाइन ऊपर, उसी के बराबर नीचे, उसी के बराबर उसके नीचे, मतलब पहले एक तार जोड़ो, फिर उसी के नीचे दूसरा तार जोड़ो, फिर तीसरा तार जोड़ो, ऐसे संयोजन क्या हो गए, श्रेणी क्रम समांतर संयोजन हो गए। अब आपको यहाँ चित्र दिख रहा है, चित्र में देखिए वोल्टमीटर ऊपर लगा है, मीटर, R1 एक श्रेणी क्रम हुआ, R2 दूसरा श्रेणी क्रम हुआ, R3 जिसको कुंजी के द्वारा इसमें लाइट प्रवाहित की जा रही, करंट दिया जा रहा है, मतलब श्रेणी क्रम एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे क्रम क्या हुए, श्रेणी क्रम संयोजन हुए। इन संयोजन के दोनों सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर प्रयुक्त करने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण समान होता है। उसके बाद है क्या है यहाँ पे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या बोल रहा है आपको कि R1, R2 और Rn ऐसे प्रतिरोध वाले कुल प्रतिरोधकता को समांतर क्रम में संयोजित किया गया। आपको चित्र दिख रहा है, ऊपर देखिए पहले R1 है, फिर नीचे उसके R2 है वही क्रम में, फिर R3 है, और जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, R1 उसके बाद R2 उसके बाद R3, जो कि इसमें क्या है, समांतर में लाइन से है। अब क्या होता है इसमें, इन संयोजन के दोनों सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर प्रयुक्त करने पर विद्युत प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान होता है, क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। अब ये है कि समांतर क्रम अच्छा है कि श्रेणी क्रम अच्छा है। अगर हमारे यहाँ समांतर क्रम में बल्ब जुड़े हैं, यदि कोई बल्ब का तार टूटने के कारण प्रकाशित नहीं होता तो विद्युत परिपथ खंडित नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं खंडित करना पड़ता, एक तार अगर खराब है तो दूसरा तार भी तो जुड़ा है, तो हम वहीं दूसरे मार्ग द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तथा अन्य बल्ब प्रकाशित कर सकते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर एक श्रेणी मतलब एक से एक, एक के बाद एक, एक के बाद ज्वाइंट है, मतलब आपको तीनों श्रेणी खोलनी पड़ेगी, तो तार टूटा कहाँ है वो आपको पता करना पड़ेगा। अनेक बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वे मूल प्रकाश की अपेक्षा कम प्रकाश देते, क्योंकि लाइट एक तार से दूसरे में थोड़ा सा कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा, परंतु वहीं बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पे प्रत्येक बल्ब अपने मूल प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो अपने जो उनके पास प्रकाश है वैसे वो प्रकाशित हो जाएंगे।
अब यहाँ पे दिया गया है समांतर संयोजन में संयोजित किए गए उपकरणों का लाभ। उधर पीछे दिया गया था श्रेणी क्रम में जोड़े गए उपकरणों से कैसा लाभ होता है वो दिया गया है, वो आप पढ़ोगे। अब यहाँ पे दिया है घरेलू विद्युत संयोजन कैसे किया जाता है वो आपको बताया गया है। संलग्न तार कैसे चलता है, विद्युत धारा के उपयोग में संबंध में विभिन्न प्रकार की सावधानी क्या होती है, गीली दीवार पे हमको नहीं तार लगाना चाहिए, खुले हाथ से तार नहीं छूना चाहिए, गीले हाथ से नहीं तार छूना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे सावधानियां जो हम अपने घर में रखते हैं। तो आज आपका ये विद्युत धारा लेसन ख़त्म होता है और मैं आपको एक PDF भेजूंगी। PDF में क्वेश्चन आंसर है जो आप आज लिख के समझ के पूरा करोगे। धन्यवाद बच्चों।